और ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। जहां सवाल लगातार यही उठ रहे हैं, क्या समाजवादी पार्टी किसी चक्रव्यूह में फंस चुकी है या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की जो राजनीति है या रीति नीति है वो किसी सवालों के घेरे में आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तमाम दावे किए जा रहे हैं। खास पैनल लगातार हमारे साथ जुड़ा हुआ है जिनसे हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें पंकज जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज पांडे जी, आपके पास आते हुए सर, दोनों ही दलों की तरफ से कई दावे वादे चुनाव से पहले अमूमन तौर पर किए जाते हैं। आपको याद होगा कि चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव हो या उसके बाद जितने भी चुनाव चाहे उत्तर प्रदेश या अलग अलग राज्य में हुए, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी दावे किए जाते थे कि सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच में बन नहीं रही, अंतरकलह की स्थिति बीच में बीजेपी के बीच में है। लेकिन अब यही दावे लेकर सामने आई है बीजेपी पार्टी समाजवादी पार्टी के लिए, तो इसे कैसे समझा जाए? इन दावे वादों में आखिर कितनी सच्चाई है? देखिए ऋतु जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि संसद का मानसून सत्र जो है वो आने को तैयार है। और जो नारी शक्ति, नारी वंदन अधिनियम था, नारी आरक्षण, महिला आरक्षण अधिनियम, वो पिछले बार गिर गया जिस तरह से गिरा, तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के तमाम जो सांसद हैं उससे बहुत दुखी हुए, और दुखी होने के बाद उनकी इच्छा है कि इस बार मानसून सत्र में जरूर उसको पास कराया जाए और महिलाओं को सम्मान और उनका अधिकार दिया जाए। अब मैं आ जाता हूं आपके मूल प्रश्न पर। देखिए, चुनाव के पहले या चुनाव के आसपास या चुनाव जिस समय चल रहा होता है, प्रक्रिया चल रही होती है, बहुत सारी बातें होती हैं, बहुत सारे नैरेटिव सेट किए जाते हैं, और विपक्षी खेमे को तोड़ने के लिए बहुत सारे मानसिक आघात पहुंचाए जाते हैं। बहुत सी ऐसी बातें कही जाती हैं जिससे कि खलबली मचे और विपक्षी खेमा जो है वो सामने ध्यान देने के बजाय अपने आंतरिक चीजों पर ध्यान दे, अंदर देखने लगे कि ये क्या चल रहा है। वो एक तरह से एक डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाली बात होती है। अब जहां तक आज का ये मूल प्रश्न है जिस पर ये डिबेट है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जी द्वारा कुछ कहा गया कि सपा के कुछ सांसद जो हैं वो छोड़ने वाले हैं, पार्टी छोड़ने वाले और एनडीए के साथ आने वाले हैं। तो देखिए, जिस तरह से हमने बंगाल में देखा है और जिस तरह से रिसेंटली महाराष्ट्र में देखा है, तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। और इसको जो मैंने शुरुआत में एक लाइटर मोड में जोड़ा कि मानसून सत्र आने वाला है, इसको उससे भी जोड़ा जा सकता है। लेकिन राजनीति में कुछ भी जब तक घटित न हो जाए तब तक कहा नहीं जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि ओम प्रकाश राजभर जी जो है वो बयानवीर हैं, वो इस तरह के तमाम बयान हमेशा देते रहते हैं, तो इससे चीज थोड़ा सा एक कमजोर होती है। लेकिन जिस तरह से उनकी बात का समर्थन केशव प्रसाद मौर्य जी ने आके कर दिया और आज ये संजय निषाद जी का आपने स्टेटमेंट सुनवाया और वो उनसे भी आगे बढ़कर बातें कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो पक रहा है, कुछ ना कुछ तो चल रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। अब वो किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन उसका होगा, वो किस तरह से कंक्लूड होगा लास्टली, ये तो भविष्य के गर्भ में। लेकिन इतना तो तय है कि समाजवादी पार्टी के अंदर सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। इसका एक कारण भी देखिए, अभी सनातन पांडे जी का स्टेटमेंट आपने सुनाया, तो उन्होंने कहा कि जो बयान होता है, जैसे ओपी राजभर जी के बयान का उन्होंने जिक्र किया कि वो कैबिनेट मंत्री हैं और कुछ बयान दे रहे हैं, वो बयान उन्होंने अनुचित पाया और उन्होंने कहा कि चूंकि कैबिनेट मंत्री हैं तो ये सरकार का बयान हो गया। और समाजवादी पार्टी लगातार जो नैरेटिव्स बना रही है, ये ब्राह्मणों को लेकर बना रही है या पीडीए से आगे निकलने की बात कर रही है, तो उसमें राजकुमार भाटी जब कुछ बोलते हैं तो समाजवादी पार्टी के वो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उनके अगेंस्ट कोई कार्यवाही नहीं होती है, तो निश्चित रूप से राजकुमार भाटी का जो बयान है वो समाजवादी पार्टी का बयान माना जाना चाहिए सनातन पांडे जी के अनुसार। ठीक, तो ये सब सारी चीजें हैं, ये दोनों खेमों की तरह से नैरेटिव्स चलाए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। लेकिन ये समाजवादी पार्टी में जो टूट की बात लगातार चल रही है, और अगर कोई एक व्यक्ति कहे तो बात समझ में आती है, लेकिन जिस तरह से सपोर्ट सिस्टम चल रहा है कि एक ने कहा, फिर दूसरे ने सपोर्ट किया, फिर तीसरे ने और आगे बढ़कर बातें कर दी, इससे निश्चित रूप से ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ तो निश्चित रूप से खिचड़ी कुछ समाजवादी पार्टी के अंदर पक रही है। जी, अतुल यादव जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए सर अब पीडीए का मैं जिक्र करूंगी, क्योंकि देखिए अभी हाल फिलहाल में आप लोगों की तरफ से कोशिश यही की जाती है कि ब्राह्मणों को साथ सके, ब्राह्मणों का वोट बैंक अपने लिए, समाजवादी पार्टी के लिए मजबूत किया जा सके। लेकिन सर पीडीए को लेकर आप लोगों की तरफ से कहा जाता है कि पी से पीड़ित है, जो नई यहाँ पर फुल फॉर्म और सिनेरियो आप लोगों की तरफ से पेश किया, तो ब्राह्मणों में अगर कोई पीड़ित होगा तो वो फिर पीडीए में ही आ जाएगा। आप ब्राह्मणों के लिए अलग से रोड मैप तैयार क्यों कर रहे हैं?
जो देखिए जो ब्राह्मण समाज है, प्रबुद्ध वर्ग है, और हमने हमेशा सम्मान किया, हमारी पार्टी ने तो हमेशा सम्मान किया जब से हमारी पार्टी बनी हुई है। तो अगर आप देखेंगे उसमें माता प्रसाद पांडे जी भी हैं, जिनेश्वर मिश्रा जी भी रहे, आज हमारे बीच में नहीं है, और बहुत सारे लोग जो रहे ब्राह्मण समाज से। तो हमारी पार्टी में ब्राह्मणों का हमेशा योगदान रहा और है। रही बात, हमने सम्मान दिया और देते रहेंगे। रही कल हमारा सम्मेलन भी था, वहां हजारों की संख्या में जो ब्राह्मण समाज के लोग, प्रबुद्ध जन हैं, वो इकट्ठा हुए, अपनी अपनी बात भी रखी। भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट ये है कि भारतीय जनता पार्टी को पता चल चुका है कि इन्होंने उनके वोट तो लिए थे, लेकिन उनको उतना ना प्रतिनिधित्व दिया, ना उतना सम्मान दिया, और तो और उनको प्रताड़ित जरूर किया। अगर वो मीटिंग भी करते हैं तो पांडे जी ये इस पैनल पे बैठे हुए ये भी जानते हैं कि 42 से 43 विधायक होने के बावजूद भी नोटिस भी उन्हीं को थमा दिया रितु भंडारी जी कि जब राजपूत समाज की मीटिंग हुई, चौहान साहब की मीटिंग हुई, तब तो कोई चौहान साहब के यहाँ तो कोई भी नोटिस नहीं दिया गया था जब राजपूत समाज के विधायकों के द्वारा मीटिंग करी गई थी। तो कहीं ना कहीं डबल स्टैंडर्ड के खेला गया भारतीय जनता पार्टी में। जब राजपूत समाज के विधायकों के द्वारा अपनी मीटिंग रखी गई तो कोई नोटिसबाजी नहीं हुई, लेकिन ब्राह्मण समाज के भारतीय जनता पार्टी के विधायकों के द्वारा मीटिंग रखी गई, एक चोखा पार्टी की मीटिंग अपनी एक संक्षिप्त पार्टी अपने घर पे रखी गई थी, तो उनको नोटिस भी थमाया गया, उनको डराया धमकाया भी गया पार्टी के द्वारा। तो ये सारी चीजें कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश में संगठन के द्वारा अपनाई गई, कहीं ना कहीं दोहरा मापदंड अपनाया गया। ये जो उनके विधायक भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित ब्राह्मण समाज की जनता भी जानती है। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं हम वोट भी देते हैं और उतना सम्मान भी नहीं पाते हैं। तो रितु भंडारी जी, कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज में जो असंतोष है वो भी सब दिख भी रहा है, सामने प्रकट भी हो रहा है। अब रही बात, एक दूसरी बात पे आता हूं, जो अभी आपके द्वारा जो बार बार एक चीज दिखाया जा रहा है कि संजय निषाद जी का बयान, ये 2-2, 3-3 विधायक वाले या 4 विधायक वाले नेता लोग किस पार्टी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? जो हमारे से उपजे हैं, इनका बेटा जो पहली बार सांसद बना वो हमारी बदौलत बना। और रही बात जो ये राजभर जी हैं, 6 विधायक जो लेकर के हमारी पार्टी की बदौलत बन पाए, इस बार तो हमारे नेता माननीय शिवपाल यादव जी के द्वारा बोला भी गया है, आपने भी सुना दीजिएगा। उन्होंने कहा कि ये सदन, यानी कि इस बार हम इतनी मेहनत करेंगे कि ये जीत भी नहीं पाएंगे, उसी क्षेत्र में डेरा डाल देंगे हम लोग कि राजभर जो है ना सदन नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें अब पूर्व विधायक लिखना पड़ेगा, पूर्व मंत्री लिखना पड़ेगा, और लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि समाजवादी लोग ना अपनी रणनीति के तहत जो है ना उन्हें, जो वो भारतीय जनता पार्टी की मुखार से बोल रहे हैं, उन्हें समझना, जो ये कौन है चाल चल रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी उनसे बुलवा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बोलेगी तो उन्हें लगता है कि लोकतंत्र की हत्या के नाम पर हत्या का आरोप हम पे लगेगा। अरे भाई, विधायक तोड़ते हैं, सांसद तोड़ते हैं। अभी आपको रितु भंडारी जी बता देता हूं, 2027 का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे विधायक गण हम लोगों के संपर्क है, हमारी पार्टी के संपर्क में है, जाके हमारे लखनऊ के नेताओं से आप पता कर लीजिए जाकर के की स्थिति समाजवादी पार्टी में। तो समाजवादी पार्टी ने भी उस गेंद को अपने आप कैच कर लिया और पाले में लेकर आ गई कि भाई बीजेपी के भी कुछ विधायक है जो हमारे पाले में है। अब दावे की अगर आधिकारिक तौर पर साक्ष्य मांगी जाए, प्रूफ मांगी जाए, वो दोनों पार्टी में से किसी के पास नहीं होंगे, पब्लिक डोमेन का जिक्र यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है सर, लौटूंगी प्रदीप सिंह चौहान जी। चूंकि देखिए नैरेटिव आप लोगों की तरफ से किसी भी तरह का फैलाया जाए उससे कुछ नहीं होता। अब जब ब्राह्मण समाज की बात आती है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में वो एक चाबी कही जाती है, सत्ता की गेम चेंजर के तौर पर गिना जाता है। अगर ब्राह्मण समुदाय आप लोगों से नाराज है, ब्राह्मण समाज आप लोगों से आक्रोशित है और वो यहां पर समाजवादी पार्टी का साथ देता है पीडीए के साथ साथ, तो नुकसान निश्चित तौर पर आप लोगों को होना है। उसकी भरपाई के लिए क्या कदम? देखिए, ये जो आप लोग बार बार कह रहे हैं ब्राह्मण समाज नाराज है, पहली बात तो समाजवादी पार्टी कह रही है, अभी आपने सुना होगा। समाजवादी पार्टी को तो कहने दीजिए, उनके पास कोई नियत एजेंडा है ही नहीं, ना उनकी कोई पॉलिसी है, केवल जातीय गोलबंदी है कि कब किस जाति को में जाति विद्वेष फैलाया जाए। आप जानते हो कि भारतीय जनता पार्टी का प्रबलतम समर्थक ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज का प्रबुद्ध वर्ग भी है। और समाजवादी पार्टी, अभी 1 साल नहीं हुआ, अखिलेश जी क्या कहा करते थे, अरे हम तो शूद्र हैं, हम तो शूद्र हैं।
तो ये किसके खिलाफ बोला करते थे? केवल भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक ब्राह्मण वर्ग इसी के खिलाफ बोला करते थे। इनके लोग जो समाजवादी पार्टी के समर्थक लोग सोशल मीडिया पर इनके अकाउंट हैं, अरे ये ब्राह्मण धर्म है, ये ब्राह्मणवाद है, ये मनुवाद है, क्या बोला करते। बंगाल चुनाव के बाद एकदम ऐसा पलटा मारा, अब इनको बड़ा मंगल अच्छा लगने लगता है, हनुमान जी अच्छे लगने लगते हैं, अब रामचरित मानस अच्छा लगने लगता है, भगवान राम अच्छे लगने लगते हैं, राम मंदिर अच्छा लगने लगता है, राम मंदिर की चिंता होने लगती है। तो ये बंगाल चुनाव में जनता ने बता दिया, देखो प्रजातंत्र में जनता ही जनार्दन है, तो जनता ही जनार्दन है। जनता ने बता दिया कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की राजनीति जो थी वो मुस्लिम तुष्टीकरण का, जो हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक समझते थे, वो इन्हें मालूम है कि अरे ये तो बिहार और बंगाल ने बता दिया, ये उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है, तो तुरंत एकदम अपना पैटर्न बदल के आ रहे हैं। लेकिन आज भी मैं तो मैनपुरी का रहने वाला हूं, इनका सर्वोच्च नेतृत्व यहीं से चुनाव लड़ता है, तो हम लोग तो भुक्तभोगी हैं। ये लोग क्या करते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, समाज का कमजोर तबका, दलित वर्ग हो, अति पिछड़े वर्ग के लोग हों, इनके समर्थकों ने उनकी जमीनों पर कब्जे किए, उनके मकानों पर कब्जे किए। आप ये समझ लो कि समाजवादी पार्टी का वो जो चाल चरित्र चेहरा अभी लोग भूले नहीं है, सबको याद है। अमन चैन है, कानून का राज है, महाराज जी सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, योगी जी भी सन्यासी हैं। हाँ, तो आप ये समझो आज भी वो जो नीरज मिश्रा कन्नौज के कसावा का, उसका सिर वापस नहीं आया। क्या ये ब्राह्मणों की बात करेंगे? नीरज मिश्रा का सिर कहां चला गया? उस समय युवराज होते थे अखिलेश यादव, उनको उनके समर्थकों ने सिर काट करके बॉक्स में भेजा था उनको संतुष्ट करने के लिए। तो आप बताइए, इस तरह की राजनीति करने वाले लोकतंत्र की बात करते हैं। याद करो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी यादव के समय क्या हुआ तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में, ऐसे माइक चले थे, टेबल कुर्सी चले थे, लोगों के सिर फूटे थे। क्या किया था इन्होंने मायावती जी के साथ? इतनी बड़ी पार्टी के नेता इन्हीं के गठबंधन में थी, और उसके बाद इनके समर्थक और इनके बड़े बड़े नेता उनको मारने के लिए पहुंच गए। तो वो तो ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, उनके रक्षक। क्या ये लोकतंत्र की बात करेंगे? ये किसी वर्ग के हितैषी नहीं, ब्राह्मणों को तो हो ही नहीं सकते, किसी वर्ग के हितैषी। जी, जवाब दीजिएगा। ठीक है, जल्दी से अतुल जी अपनी बात रखिए। जी जी जी, ये मैनपुरी से हैं और वहां से हमारी सांसद आदरणीय श्रीमती डिंपल यादव जी हैं, और हमारे यहाँ से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ साथ हमारे लोकसभा सांसद हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जितना अत्याचार पीड़ित वर्ग पे किया जा रहा है, और पी में पीड़ित कौन है? ब्राह्मण है इस समय, और हम लोग तो हैं ही हैं, और अल्पसंख्यक समाज पहले तो इनका पीडीए कभी पिछड़ा हो जाता है, कभी पीड़ित हो जाता है, कभी प्रबुद्ध हो जाता है। अरे आप तय कर लीजिए पीडीए क्या है, क्या पीडीए है, आप तय कर लीजिए पहले। प्रदीप जी घर के सुन तो लो, ऐसा है कि घर को सुन लो, भाषा बोली दोनों बराबर है, अगल बगल जिले से बैठे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा जो घर के तुमने बात कही वह बात हम कही ले, ज्यादा बढ़िया हो गई है। तो ऐसा है कि सुनो बात ढंग से, घर के एक बात सुनो, दोनों जनपद अगल बगल लगे हुए हैं, बेवर के पास से हमारा छिबड़ा मऊ के पास से बेवर में मैनपुरी लगे रहो, तो बड़ी समस्या वाली बात है कि दोनों जगह। मैं तो कन्नौज का ही बता रहा हूँ। अरे वो नीरज मिश्रा का वो कटा हुआ सिर कहाँ है भाई? अरे घर के जवाब वो नीरज मिश्रा, कसावा का नीरज मिश्रा, कन्नौज संसदीय क्षेत्र का उस बेचारे का सिर कहाँ कटा हुआ? क्या ब्राह्मणों की बात कर रहे हैं? क्या ब्राह्मणों का सम्मान कर रही है? रुक तो जाओ, घर के जवाब ले लो। अगर एक चीज बताओ, जब माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लोकसभा चुनाव में कन्नौज में आए और एक मंदिर का दर्शन करने के लिए गए थे, तो वो मंदिर किसने धुलवाया था? वो भी वीडियो बता दो ना, क्यों धुलवाया था? क्योंकि पिछड़ी जात से थे, इसलिए धुलवाया था। रही बात जब विधानसभा में आप आगे जाति पर, आप आगे जाति पर, जाति के अलावा आपके पास कुछ है ही नहीं, जाति के अलावा कुछ है ही नहीं आपके पास। सुन तो लीजिएगा, लखनऊ विधानसभा देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमारे लिए युवा, गरीब, महिला, किसान केवल यही चार जाति है, उन्होंने कभी जाति की बात नहीं। नहीं, ऐसा है कि वो जो है ना, जब लखनऊ में माननीय मुख्यमंत्री देखो है क्या सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी का जो सॉफ्टवेयर वो हैंग हो गया है, वो ये नहीं समझ पा रहे कि हम क्या राजनीति करें। मोदी के आने के बाद, योगी जी के आने के बाद राजनीति जोड़ तोड़ की नहीं रही, जाति गोलबंदी की नहीं रही, भंडाई की नहीं रही है। अब बैलेट पर बुलेट हावी नहीं होगा, अब केवल और केवल जन सेवा, जन सेवा, जन सेवा।
जो डिलीवरी जो सिस्टम है ना, जनता की जनाकांक्षाओं को पूरा करने का जो डिलीवरी सिस्टम है, तो उसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है। अब इन लोगों को लगता है अरे हम तो सत्ता में नहीं आ रहे, सत्ता में नहीं आ रहे, तो मतलब इसी तरह की शोषेबाजी, जोड़ तोड़, कभी ब्राह्मण कभी कभी किसी, लेकिन इससे कोई समाजवादी पार्टी को कोई संजीवनी मिलने वाली नहीं है। अभी जो चर्चाएं चल रही हैं, आप अपना घर संभालिए। अभी आपके विधायक गए हैं, विधायक गए, मनोज पांडे जी हमारे मंत्री हैं, पहले अपने विधायकों को संभालिए। बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि सवाल यहाँ पर कई उठ रहे हैं। अतुल यादव जी लौट रहे हैं, अतुल यादव जी, अतुल यादव जी आवाज पहुंच रही है, अतुल यादव जी ठीक है। अब बाकी समाजवादी पार्टी लोकतंत्र की हत्यारी पार्टी है। प्रदीप सिंह चौहान जी, सर विनम्र निवेदन है, डिबेट को हाईजैक मत कीजिए, डिबेट को आगे सुचारू तरीके से बढ़ने दीजिए। पंकज पांडे जी आपके पास आते हुए सर, सीधे तौर पर ये तीन चीजें ऐसी हैं जो इस पूरी डिबेट का सार निकला है। सर पहला था फूट की राजनीति, जिसको लेकर हम जिक्र कर रहे थे कि क्या किसी तरह के अंतरकलह की सियासत देखने को मिल पा रही है। सर दूसरा रहा पीडीए और ब्राह्मण को लेकर क्या कुछ राजनीति दोनों ही दलों में हो रही है। सर तीसरा पॉइंट ये है कि अलायंस को लेकर लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया अलायंस था, 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था, और ऐसे में आज जब सर यहाँ पर राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी थी, तब बहुत जोरों शोरों के साथ कहा जाता है कि दो लड़कों की जोड़ी खूब धमाल मचाएगी उत्तर प्रदेश में। लेकिन अब वो दो लड़कों की जोड़ी में क्या आप टूट फूट की स्थिति देख रहे हैं? क्योंकि सवाल ये उठ जाता है कि अब कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि हम एकला चलो वाली राजनीति अपनाएंगे और हर विधानसभा सीट पर अपने अपने विधायक के तौर पर प्रतिनिधियों को खड़ा करेंगे। तो क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चक्रव्यूह में फंस चुके हैं? ये देखिए, निश्चित रूप से जहां तक चक्रव्यूह की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के पास महारथियों की संख्या समाजवादी पार्टी से बहुत ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ मूलतः महारथी हैं जो लंबे समय से जुड़े रहे, और कुछ आयातित महारथी भी हैं। तो इस तरह से रणनीति बनाने में और भी सुविधा हो जाती है, जो दूसरी पार्टी से लोग आए होते हैं और रणनीति बनाने में और सहयोग प्रदान करते हैं। तीसरी बात, मैं ब्राह्मणों पर आ जाता हूं, जो आपके प्रश्न का एक हिस्सा था। बंगाल चुनाव के बाद सबको अपनी राजनीति के बारे में दोबारा सोचना पड़ा है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो उत्तर प्रदेश के संबंध में हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो। हम लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का तो एक तरह से बिल्कुल मन परिवर्तन हो गया, जिस तरह से ब्राह्मणों को अपने साथ लेने के लिए वो तमाम तरह के वादे और उसको लुभाने का प्रयास और तमाम तरह की बातें और उनके एक तरह से उनकी नब्ज पर हाथ रखने वाली बातें हैं, तो वो की जा रही हैं। मायावती जी भी इसमें पीछे नहीं है, वो भी कोई भी घटना होती है जिसमें कोई ब्राह्मणों से संबंधित होती है तो उनका एक ट्वीट जरूर आता है, वो अपनी बात कहते जरूर है। तो और भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी की जो मूल राजनीति रही है, वो निश्चित रूप से बहुत सारी चीजें उसमें जुड़ती है, लेकिन जो मूल राजनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। और भारतीय जनता पार्टी की मूल राजनीति हिंदुत्व की अगर कोई आधारशिला रही है तो वो ब्राह्मण रहे हैं। ब्राह्मण ने हमेशा आंख मूंद कर हर तरह से किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो उसको किनारे करते हुए भारतीय जनता पार्टी का सहयोग और समर्थन किया है। लेकिन इस बात से देखिए, आंखें मूंद लेने से समस्या सामने से नहीं चली जाती है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं कुछ चीजें तो चलती रही हैं ब्राह्मणों में, जिसको आप असंतोष भी कह सकती हैं, या उसको आप जिस तरह से भी वो समाजवादी पार्टी चाहे जिस तरह से उसका इंटरप्रिटेशन करे, या मीडिया जिस तरह से इंटरप्रिटेशन करे, या भारतीय जनता पार्टी करे, लेकिन निश्चित रूप से ब्राह्मणों के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में यद्यपि ठीक है सर, निश्चित तौर पर अब जो समीकरण है वो भी उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव देखने को मिल रहा है। और कहा तो ये भी जा रहा है कि पीडीए को खुश करने के चक्कर में, ब्राह्मणों को खुश करने के चक्कर में ऐसा ना हो कि समाजवादी पार्टी से जो पीडीए का कोर वोटर है उनसे जुड़ा हुआ वो नाराज हो जाए। लेकिन अतुल यादव जी, सवाल अब अलायंस को लेकर ये उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो एकला चलो वाली राजनीति अपनाने की कोशिश कर रही है, तो उसका कोई फायदा नुकसान आप लोगों को? रितु भंडारी जी, आप इस समय नोएडा में हैं और नोएडा भी उत्तर प्रदेश में ही है, और आप उत्तराखंड में नहीं है, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति को भी भली भांति समझती होंगी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी गांव देहात से लेकर शहरों तक समान रूप से अपने जो कार्यकर्ताओं के मजबूत कार्यकर्ताओं के बलबूते हैं। और हमने 2024 में साफ गोई से
जो है भारतीय जनता पार्टी को अपने पीडीए के नारे के साथ जो है हमने भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में लोकसभा में सेकंड नंबर की पार्टी बना दिया। अब रही बात ब्राह्मण समाज की, नहीं सर, अलायंस की, क्योंकि समय की कमी है मेरे पास। देखो बीच में बोलने से कोई फायदा नहीं है। हाँ। जो ब्राह्मण समाज है, मैंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, जो असंतुष्ट है भारतीय जनता पार्टी से, वो समाजवादी पार्टी की तरफ खुले तौर पर आ रहा है और हम उनका स्वागत भी कर रहे हैं, उनको प्रॉपर हम सम्मान भी दे रहे हैं। और रही बात ये, अगर भारतीय जनता पार्टी ने के जो अभी पंकज पांडे जी ने कहा कि क्या उनका बंधुआ तो नहीं है ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का, उनकी विचारधारा से जुड़ा हुआ था, वो समाजवादी विचारधारा से जुड़ना चाहता है, तो हम उसका स्वागत कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। समता मूलक समाज की हम बात करते हैं, उन्हें पता है कि ठीक है सर, मेरा सवाल चूंकि अलायंस को लेकर है कि कांग्रेस का अलायंस जो एकला चलो की राजनीति यहाँ पर अपना रही है, उसको लेकर समाजवादी पार्टी, समय चूंकि मेरे पास कम है, ऐसे में ठीक है सर मेरे पास उतना समय नहीं है। प्रदीप सिंह चौहान जी 30 सेकंड में प्लीज अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा कि अगर समाजवादी पार्टी अकेले और कांग्रेस पार्टी अपना अकेले यहाँ पर सियासत और चुनाव लड़ती है तो उसका फायदा क्या बीजेपी को होने वाला है? बीजेपी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन दल गठबंधन करते नहीं करते। आपने देखा 19 का लोकसभा चुनाव सभी दल एक साथ मिलकर के लड़ चुके हैं और उसके बावजूद भी बीजेपी को नहीं हरा पाए। ठीक है, 24 में कुछ दिक्कतें आई हैं तो पार्टी उस पर अपना विचार कर रही है और पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी को इस तरह का दल नहीं है कि किसी चुनाव में किसी राज्य में अगर कुछ सीटें कम आ जाएं तो उससे हम कोई कमजोर हो गए। आपने देखा होगा उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ी, आपने देखा तेलंगाना में बढ़ी, आपने देखा होगा हमारी बंगाल में लोकसभा की बढ़ी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कुछ सीटें कम आई, लेकिन ओवरऑल हमारा प्री पोल अलायंस पूर्ण बहुमत के साथ आया और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। तो इनको तो ऐसा लगा थोड़ा लोकसभा की सीटें के आ गई, ऐसा लग रहा था जैसे केंद्र में सत्ता में आ गए। ठीक है सर, 2027 का विधानसभा चुनाव है, तमाम यहाँ पर चीजें हैं, मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर सियासत जोरों पर हो रही है, लेकिन 2027 के विधानसभा चुनाव में किस तरह से चीजें और समीकरण बदलते हैं वो देखना बेहद महत्वपूर्ण है। बहरहाल आप सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की है, उसके लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। और खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा भारत अपडेट के साथ। नमस्कार।